नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने वितान पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 आलू आंधारी पाठ के साथ फिर प्रस्तुत हुई। इस पाठ को बेबी हालदार ने लिखा हुआ है और जैसे कि मैं अपने पिछले भाग के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बेबी हालदार जम्मू कश्मीर में जिनका जन्म हुआ था 13 वर्ष की आयु में ही अपनी दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी हुई। 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद 3 बच्चों के साथ एक दिन पति के अत्याचारों से उठकर 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत बेबी हालदार ने आत्मकथा आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो न तो पहाड़ की है और न समुद्र तट की और न किसी अन्य क्षेत्र, बल्कि अपने यथार्थ जीवन से, अपनी वास्तविकता से भरे जीवन की तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है जिसमें नायिका विवाहित होकर भी अपने जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में अपने पति के अत्याचारों को सहती है, 3 बच्चों की मां बन जाती है और अंत में उसका घर छोड़ करके अपने बच्चों के साथ अकेला ही जीवन यापन करने का निश्चय करती है। इस आधार पे लेखिका की पारिवारिक चिंताएं भी बढ़ती है कि किस तरह से अपने और बच्चों का पालन पोषण करेगी। लेखिका को अकेले रहता देख करके आस पड़ोस के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें बनाना और लेखिका का जगह जगह अपने काम के बारे में पूछना कि कहीं कोई काम मिल जाए तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। एक दिन लेखिका को काम मिल जाता है। लेखिका को काम मिलने पर घर भी बदलना पड़ा। वहाँ का किराया भी अधिक था और आसपास के लोगों की तरह तरह की बातों से वह तंग भी आ चुकी थी, इसलिए उसने अपना घर बदला। अंत में सुनील नामक व्यक्ति से संपर्क होने पर उसे एक कोठी मालिक जिनका नाम तातुश था उनके घर में काम मिला। तातुश ने काफ़ी आत्मीयता उसके साथ दिखाई और उसके कामों में निपुणता देख करके उसको भी अपने घर में ही रख लिया और उसके विशेष रूप से उससे उनकी आत्मीयता हो जाती है। वह लेखक से लेखिका के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछते हैं और जब वह देखते हैं कि घर की सफाई करते करते एक दिन वह लाइब्रेरी में सफाई कर रही थी या किताबों को देख रही थी तो तातुश ने उसे लेखिका को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया और उसे उसकी थोड़ा सा ये देखा कि इसको कुछ ज्ञान है या नहीं, तो वह 1-2 प्रश्न उससे पूछते हैं और फिर लेखिका द्वारा सही जवाब मिलने पर तातुश अपनी लिखने की टेबल से ड्रॉअर से पेन और कॉपी निकाल करके लेखिका को देते हैं और कहते हैं कि इस कॉपी में तुम जो भी तुम्हें लिखना हो, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन कहानी, कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा करके इसमें लिखो। लेखिका कहती है कि पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। तातुश के द्वारा उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछती कि कुछ लिखा या नहीं और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होती और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। वह उसे अपनी लड़की के समान प्यार करते थे
और वह कहते भी हैं कि मेरे बेटे मुझे तातुश कहकर बुलाते हैं, तुम भी मेरी बेटी के समान हो तो तुम मुझे तातुश कह करके बुला सकती हो। वो इसीलिए बेबी से पेन और कॉपी देने के बाद रोज ही पूछते कि तुमने कुछ लिखा या नहीं। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई जरूर पूछ पड़ता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं, सुविधाएं नहीं थी जिसके कारण मैं अपना भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। भाड़े का मतलब किराए के घर में जहाँ रहती थी वह उस घर में परेशानियों के कारण नहीं रहना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी और बाथरूम की असुविधा भी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था, इसलिए लेखिका को काफ़ी परेशानी होती थी। वहाँ पर उसको बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे कि वह अत्यधिक परेशान हो जाती थी। और कई घरों 4 घरों के बीच में एक ही बाथरूम वॉशरूम था जिससे कि वह उसको इस्तेमाल करने में उसको झिझक होती थी। अब वो कहती है कि मकान मालिक से पूछने भी जाती इतनी देर क्यों हुई, तो कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। उससे तरह तरह के प्रश्न पूछा जाते थे कि तुम दिन भर कहाँ रहती हो। अगर कोई पूछता तो उसे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कि कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम कर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। क्या मैं किसी की बात हूँ? वो कहती मैं किसी की नौकर तो हूँ नहीं, बंदी भी तो नहीं हूँ कि जो लोग मुझे मेरे जीवन के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछे। घर का भाड़ा देने से तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिल जाती। वह मेरी पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है या नहीं, तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। मतलब इस तरह से वो प्रश्नों की जो बोझार उसके पास होती थी तो वह उसका जवाब देने में उसे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहना जैसा ही था। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने सुनी। पाड़े मतलब मोहल्ला, उसकी बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख बंद किए चुप न रहती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। वह कहती जब मैं अपने पति के साथ रहती थी तब भी कई तरह की बातें सुननी पड़ती थी, तो आज तो मैं बिल्कुल अकेली अपने बच्चों के साथ हूँ। इसलिए इस तरह की बातों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, या अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। ताजुस के यहाँ जब पहुँचती तो वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। ताजुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे।
जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा तो बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसा बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहता है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि मैं इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उसके कहने का मतलब यह है कि मकान मालिक का बड़ा लड़का उसके घर में उसके अकेले होने पर आकर के उससे तरह तरह की बातें कर रहा था, तो वह उससे बचना चाहती थी और इसलिए उसने कहा कि इससे बहस करने से अच्छा मैं इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया, यदि उसके कहने पर मैं चलूँगी तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। अगर उनके कहने के अनुसार ही मैंने सारे कार्य किए तो तभी मैं उस घर में रह सकती हूँ। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, ये इतना आसान तो नहीं है कि मैं हर कोई बात दूसरे कहने पर ही मानूं। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। उसने अपने मन में विचार कर लिया। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास आ वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँच कर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसीलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सारा सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। लेखिका वह सब परिस्थितियों को देख करके बहुत परेशान हो गई कि अपने मायके में भी मायके में भाइयों के होने के बावजूद भी वह अकेले पड़ी हुई थी। पति का जो सहारा था वो पहले ही छूट चुका था, लेकिन दो भाइयों के रहने पर भी भाइयों ने उसे सहारा नहीं दिया। इससे लेखिका बहुत परेशान हो चुकी थी और वह ये कह रही थी कि न जाने मेरे भाग्य में कितना कष्ट, कितना दुख लिखा है। जब मकान मालिक ने उसका सारा घर से मतलब एक तरह से बाहर निकाल दिया, सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था, तो लेखिका बहुत परेशान हो गई। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था
भोलादा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देखी लो। मैंने उनसे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोलादा, जो कि एक सहानुभूति उन्होंने दिखाई थी, उसकी सहायता की थी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम, तातू साहब के यहाँ के लिए कह रहे थे कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ भी एक बार पूछ लो कि घर, अगर वहाँ पे उनको घर में रहने की जगह मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बेबी हालदार थोड़ा सा पिचाए। उन्होंने उन्हीं से कहा कि आप जाकर पूछो। मुझे देखते ही वह बोली, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसी नहीं देखती। तातुस भैया जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको देख करके कहा, तुम्हारा मुँह से ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोग के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन। तातुस मरम भरा है और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए। बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर बताओ कब आ रही? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक मिशन में अपना सारा सामान लादा और बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। इस तरह लेखिका को तातुस के घर में रहने का भी ठिकाना मिल गया और वह अपना सारा सामान लेकर के वहाँ पे रहने के लिए आ गई। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे की कहानी मैं अपने दूसरे भाग में बताऊँगी।